Good evening and Jai Hind, Deepak sir and Gaurav sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening and Jai Hind, Anuja madam, Smita madam, Rita madam. Good evening, sir. Good evening, sir. मयंक सर, रश्मि मैडम, पूछा माधुरी मैडम नहीं आने वाले हैं। ओके। शीतल मैडम नहीं आए हैं अभी। कदम सर नहीं आए हैं। आरती मैडम आ गए हैं। अलका मैडम नहीं आए हैं। Good evening, sir. Jain, sir. गुड इवनिंग सर, जय हिंद। अनुजा मैडम आ गए हैं। आशीष सर नहीं आए हैं। आयुष सर आ गए हैं। भानु प्रकाश सर आ गए हैं। भूमिका मैडम नहीं आए हैं। दीपक सर आ गए हैं। गौरव निशार सर आ गए हैं। सुधा नहीं आए हैं। कार्तिक सर नहीं आए हैं। मयंक सर नहीं आने वाले हैं। नेत्रा मैडम आ चुके हैं। तुषा माधुरी मैडम नहीं आने वाले हैं। प्रतीक मैडम, प्रीति मैडम, रश्मि मैडम नहीं आने वाले हैं। गीता मैडम आ चुके हैं। सर्वत पटेल मैडम, साईवाली सपन मैडम, श्रद्धा मैडम आ चुके हैं। शिखा मैडम नहीं आए हैं। स्मिता मैडम आ चुके हैं। डॉक्टर मैडम नहीं आए हैं। थानेश्वर सर नहीं आए हैं। वानी मैडम नहीं आए हैं। विवेक सर नहीं आए। प्लीज ज्वाइन द सेशन मैम। डॉक्टर मैडम, प्लीज ज्वाइन द सेशन मैम। शीतल मैम, प्लीज ज्वाइन द सेशन। ओके मैडम, ओके मैडम, टेक केयर मैडम।
ओके, तो हमारा आज ऑब्जेक्टिव है सारे सेक्शंस को रिवाइज करना, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 से लेके 38 तक कितने लोग हैं? 15 पर्सन है, मुझे एक्सेप्ट करके 14, एक एक ही लेते हैं, चलिए हो जाएगा। आरती मैडम, सेक्शन 35 टॉक्स अबाउट 35 talks about secrecy direction or ओके मैडम, inventions relevant for defense purpose. परफेक्ट मैडम। वहां पर सिक्योरिटी डायरेक्शन लगाई जाएगी। कोई फॉर्म, फीस, टाइमलाइन है यहाँ Yes. पर 35 में? नहीं है। Sir, हम्म, it can be in the no timeline. It can be imposed any time before the grant of patent. Controller may बहुत notify अच्छे, बहुत अच्छे जी। before the grant of patent. बिफोर ग्रांट ये नोटिफिकेशन होगा। ओके मैडम, दूसरा क्वेश्चन, अगर Yes. क्या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी लगा सकती है सिक्योरिटी डायरेक्शन, या कंट्रोलर ही लगा सकते हैं? तो यस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी लगा सकती है, Then वो कंट्रोलर। अगर कंट्रोलर ने नोटिस नहीं किया है, then central government may direct the controller, or in case यस। yes sir. हम्म, जी जी बोलिए, बोलते रहिए, क्या बोल रहे थे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि एप्लीकेंट को आप इंटीमेट करिए दैट इट इज फॉलिंग अंडर द सिक्रेसी डायरेक्शन एंड देन इम्पोज द सिक्रेसी डायरेक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर इन्वेंशन. और जैसे ही सिक्योरिटी डायरेक्शन लगाएंगे कंट्रोलर, तो So एप्लीकेशन application will not be published and इंफॉर्मेशन कैंट बी शेयर्ड बाय द एप्लीकेंट टू एनी yes अदर पर्सन। yes sir. ओके, सेक्शन नंबर 36, अनुजा मैम, 36 टॉक्स अबाउट Secrecy direction to be periodically reviewed. सिक्योरिटी डायरेक्शन टू बी पीरियोडिकली रिव्यूड। कितने महीने में रिव्यू होता है? 6 months. एवरी 6 मंथ्स। ओके, यहाँ पर कोई रूल एप्लीकेबल है? हाँ 72. है, 72। क्या कहता है वो रूल? Within 15 days applicant को नोटिस करना होता है बाय द कंट्रोलर. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन है कि सिक्योरिटी डायरेक्शन को मेंटेन करना है या निकाल देना है, जो भी डिसीजन आया 6 महीने में पीरियोडिकली रिव्यू होके, उसे नोटिफाई करना होता है कंट्रोलर को, एप्लीकेंट को, विद इन 15 डेज। ओके मैडम। मैडम, क्या यहाँ पर एप्लीकेंट चाहे तो खुद रिक्वेस्ट कर सकते हैं? Yes, applicant can say request. नेक्स्ट, अगर कोई फॉरेन एप्लीकेंट है और इंडिया से बाहर वो एप्लीकेशन बिफोर सिक्योरिटी डायरेक्शन ही पब्लिश हो चुकी है, तो उस केस में क्या होगा? रिवोक होगा सिक्रेसी डायरेक्शन. ओके, सेक्शन नंबर 37, मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा। सर यस यस मैडम। सर इस केस में दो टाइमलाइन थी ना. देयर वाज अ टाइमलाइन ऑफ 15 days एंड 6 months. 15 days था हाँ मैडम, कम्युनिकेशन के लिए था एंड 6 months फॉर द पब्लिकेशन. ट्रू मैडम, इसीलिए यहाँ पर ओके 6M यानी 6 मंथ एंड 15 डेज दोनों लिखे हैं। ओके ओके सर, आई एम जी। अटेंडिंग ओवर फोन ना, तो आई मिस्ड. ओके ओके मैडम, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे ताकि आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से, अब शायद अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। यस सर, यस इट्स विजिबल. परफेक्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर 37, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आयुष सिंह सर से। आयुष सर, क्या आपको सेक्शन 37 याद है? आयुष सर आई थिंक आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो भानु प्रकाश सर से बात करते हैं। भानु प्रकाश सर,
Section number 37 talks about Consequences of security direction, sir. consequences. Consequences of security direction. Controller shall pass any order, shall not pass any order for grant or refusal ऑफ द पेटेंट, of the पेटेंट को patent. ग्रांट भी नहीं दी जा सकती है, पेटेंट रिफ्यूज भी नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका यूज करती है तो क्या सोल्यूशन मिलेगा? Yes, sir. If central government feels that there is a hardship for the applicant for this security direction, solution दे सकते हैं। परफेक्ट सर। और अगर रॉयल्टी मिलेगी तो रॉयल्टी किस सेक्शन से मिलेगी? रॉयल्टी मिलेगी तो 100 सेक्शन नंबर 100, 101 एंड 103। 3। परफेक्ट सर। कोई रिन्यूअल फीस लगेगी सिक्योरिटी डायरेक्शन में एप्लीकेशन है तब? There won't be any renewal fee, sir, whenever it is in security direction. परफेक्ट, परफेक्ट सर, 100% परफेक्ट कंक्लूजन्स बाय यू। चलिए सेक्शन नंबर 38 पे आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 38 के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष सर आ चुके हैं। आशीष सर, आर यू देयर? यस सर, मेरा बिल्कुल भी रिवीजन नहीं है सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और मैं आपको कॉल करके सर बता। ओके सर, ओके सर, टेक केयर सर जी। तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे भूमिका मैडम से। भूमिका मैम, आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. सेक्शन नंबर 38 टॉक्स अबाउट Sir, it talks about revocation of secrecy direction. So in this, in case the central government thinks that there is no need for secrecy direction, first it issues the notification to the controller for proceeding the application. Secondly, the whoever is filing the application can extend the timelines also. यस। Like, तो मान लीजिए कि सिक्योरिटी डायरेक्शन में एक एप्लीकेशन थी, फिर सिक्योरिटी डायरेक्शन वहां से रिमूव हो गया, हाँ अब जी। फॉर्म नंबर 18 अभी तक फाइल नहीं किया है, तो कब तक फॉर्म नंबर 18 फाइल करना है? फिर नॉर्मली अगर फॉर्म 18 31 मंथ्स फ्रॉम प्रायोरिटी डेट से करते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी डायरेक्शन हट गई उस दिन से 6 महीने आगे तक हम कर सकते हैं, विच एवर इज लेटर। बहुत बढ़िया मैडम। और फॉर्म नंबर 18 के अलावा अगर कोई भी चीज है उसके लिए कितना टाइम पीरियड मिल सकता है? याद नहीं आ रहा वो। इक्वल टू द पीरियड ऑफ सिक्योरिटी डायरेक्शन। ओके, कौन से रूल में ये लिखा हुआ है? रूल 72 इटसेल्फ, 72। यहाँ जो पहले जो 15 दिन की बात थी ना, वो 72 के सब क्लोज 1 में थी। अच्छा। और यहाँ पर जो बात है वो 72 के सब क्लोज 2 में है। यस यस। और ये 31 मंथ एंड 6 मंथ वाली जो बात है वो रूल नंबर 24 में है, 24 बी एंड सी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो। ओके ओके ओके। क्योंकि फॉर्म नंबर 18 से रिलेटेड जो रूल है वो है 24 बी फॉर नॉर्मल एग्जामिनेशन एंड 24 सी फॉर एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन। बस यही दोनों बात है रूल नंबर 72 में। ओके मैडम। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे दीपक सर से, सेक्शन नंबर 39 सर किसके बारे में बात करता है? सर सेक्शन 39 जो है रेजिडेंट नॉट टू अप्लाई फॉर पेटेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन, और इसको हम फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस के से भी कॉल करते हैं, याद रखते हैं। इसमें सेक्शन 39 का सब क्लॉज 1 कहता है कि प्रायर परमिशन आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है, यानी कोई भी रेजिडेंट जो इंडिया में है पर्सन है वो कोई कैन नॉट फाइल और कॉज समवन टू फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया, यानी वो या तो उसको पहले कंट्रोलर से रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो फाइल नहीं कर सकता इंडिया के बाहर में अगर कोई रेजिडेंट है इंडिया का। उसी का एक पहला कंडीशन ये है कि फर्स्ट फाइल इन कौन इंडिया। सी परमिशन लेनी पड़ेगी? परमिशन ये कि जैसे वो है ना, क्या नाम है, फॉर्म वो फॉर्म नंबर 25 के
फॉर्म नंबर 20, हाँ यस, फॉर्म नंबर 25 है जो सबमिट करना पड़ेगा जिसमें रिक्वेस्ट, तो उसकी फीस है 1600 रुपये, रूल नंबर 71 के अंदर में आता है, और इसका इंटरप्रिटेशन सेक्शन 39 के साथ में ही है। यानी यानी आपको कंट्रोलर को सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म 25 में कि आप जो है बाहर करना कंट्रोलर चाहते कितने दिन में डिसीजन देंगे? हैं। वो 21 डेज के अंदर में डिसाइड करेगा, फॉर्म नंबर 25 अगर आपने फाइल किया है तो। और इन केस ऑफ सिक्रेसी डायरेक्शन 21 days फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। यस। जी, अब दूसरी बात कि अगर पहली एप्लीकेशन इंडिया में फाइल की गई है तो दूसरी एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया कब फाइल कर सकते हैं? पहले तो एक ही आपको, फर्स्ट आपने इंडिया में फाइल किए तो आपको वेट करना पड़ेगा 6 वीक के लिए, देन आप फॉरेन में फाइल कर सकते हैं। उसमें भी सेम कंडीशन, सिक्रेसी डायरेक्शन एंड एटॉमिक हाँ उसमें एनर्जी भी से रिलेटेड ये है है। सेक्रेसी डायरेक्शन, यस यस या जी, थैंक यू सर। सेक्शन नंबर 40 के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर मैडम से, डॉक्टर सुरभि पाटिल मैडम। सेक्शन नंबर 40 टॉक्स अबाउट if it talks about liability for contravention of section 35 and 39. यानी 35 और 39 की बात नहीं मानी। if any person fails to obey those sections. जी, तो एप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगी? If it is application, it will be deemed to be abandoned. और एंड अगर पेटेंट है तो कर सकते हैं। रिवोक कौन से सेक्शन से होगा? 64 के हिसाब से सर। ओके, और कितने वर्ष तक की जेल हो सकती है? सर that is from 0 to 2 years, maximum और 2 years, और फाइन भी लग सकता है। हाँ, और बहुत ओके। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है पेनल्टीज के बारे में, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? That is in 118. परफेक्ट, चैप्टर नंबर 20, 118 नंबर सेक्शन। चलिए, सेक्शन नंबर 41 हम रिक्वेस्ट करेंगे गौरव सर से। गौरव निसार सर, आर यू एबल टू रिकॉल इट? सेक्शन नंबर 41। Sir, finality of order of controller and central government. परफेक्ट, फाइनलिटी, क्या कंट्रोलर ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन या जो भी ऑर्डर दिए हैं सिक्रेसी डायरेक्शन में रहते हुए, क्या वो किसी भी कोर्ट में एप्लीकेबल है? नहीं। अपीलेबल नहीं है, दैट्स इट। ओके, तो छोटा सा सेक्शन था, तो 42 भी बता दीजिए। 42 क्या कहना चाहता है? Sir, saving respecting disclosure to the government. परफेक्ट, सेविंग इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्लोजर टू दी गवर्नमेंट। परफेक्ट है सर। तो ये जो सेविंग की बात होती है, वो सेविंग का मतलब क्या होगा? चलिए मैं उल्टा क्वेश्चन करता हूँ। क्या किसी भी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन बिना उसकी पब्लिकेशन के कंट्रोलर किसी को भी दे सकते हैं? नहीं, कॉन्फिडेंशियल रूल इम्पोज होगा सर। जी, मगर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं अगर वो चेक करना चाहे सिक्रेसी डायरेक्शन को? तो नहीं दे सकते हैं, वही कहता है सेक्शन नंबर 42। 42 यही कहता है कि अगर आप पब्लिकेशन नहीं हुआ एप्लीकेशन का, तब भी आप एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किस पर्पज से मांगे तो, कि हमें चेक करना है कि इस पे सिक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज होगा कि नहीं। ओके जी, थैंक यू सर। हाँ जी सर, बोलिए सर, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, नो सर। ओके सर। तो अब बारी है प्रप्रीत मैडम की। प्रप्रीत मैडम, आप रिकॉल कर पाएंगे सेक्शन नंबर 43 क्या बात करता है? सॉरी सर, अभी तो बिल्कुल ही बने नहीं है नोट्स। कोई बात नहीं है मैडम, मैं कोई अभी बात बना नहीं है रही हूँ नोट्स तो। जी। हाँ जी, नेक्स्ट आएंगे प्रप्रीत मैडम के बाद
रीता पवार मैडम, रीता मैडम सेक्शन 43 talks about It talks about grant of patent, sir. So if the patent is in order for grant of a grant है, patent. अगर उस पे सीक्रेसी डायरेक्शन नहीं इम्पोज हुआ है और कंट्रोलर को ऐसे लगा है कि मतलब कि सारे फॉर्मेलिटीज और सारी चीजें मतलब अलाइंड हैं, तो वो इमीडिएटली वो ग्रांट करते हैं और वो उसके बाद पब्लिश हो जाता है। एंड इट इज ऑल्सो ग्रांट अवेलेबल फॉर पब्लिकेशन पब्लिक। हो जाता हाँ, है। पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होता है। पब्लिक ओपोजिशन, हाँ, पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन के लिए अवेलेबल हो जाता है आफ्टर यस पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट। बहुत ही यस अच्छा सर। आपने बता दिया मैडम। 44 भी बता दीजिए, 44 क्या बात करता है? 44 बात करता है कि एक मतलब अमेंडमेंट ऑफ पेटेंट फॉर इफ इट इज ग्रांटेड टू डिसीज्ड एप्लीकेंट। मतलब एप्लीकेशन था और वो ग्रांट हो गया टू डिसीज्ड पर्सन, तो इन दैट केस जो है ना, आप उसका अमेंडमेंट करवा सकते हैं। और अमेंडमेंट के लिए फॉर्म जो है 10 लगता है। उसकी फीस 2400 रुपीज है। रूल इसमें एप्लीकेबल होता है 75। तो और क्या है सर, ध्यान मुझे इतना ही याद आ रहा है। ओके, एंड टाइमलाइन इसकी टाइमलाइन तो मुझे कब याद फाइल नहीं आ करना रही। होता है? फॉर्म नंबर 10 कब फाइल करना होता है? याद नहीं आ रहा सर। फॉर्म नंबर 10 का टाइमलाइन भी है क्या? आफ्टर ग्रांट। हाँ, वो तो आफ्टर ग्रांट ही फाइल होना, तो मतलब एप्लीकेशन स्टेज हाँ से वो ग्रांट स्टेज में चला जाता है। तो ग्रांट जी, में मतलब कंट्रोलर इज नॉट अवेयर कि वो पर्सन ही इज डिसीज, मतलब ही इज डाइड। तो ट्रू उसके जो भी मैडम। लीगल हायर हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स लाइक डेथ सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट, वो सबमिट करते हैं। आफ्टर ग्रांट वो फाइल कर सकते हैं और अमेंड करवा सकते हैं। जी मैडम, और कोई रूल एप्लीकेबल है? हाँ, रूल 75 है ना सर इसमें। परफेक्ट मैडम। रीता मैडम के बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे गौरव सर आ गए थे, नेत्रा मैडम को। नेत्रा मैडम सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट सेक्शन सर कौन सा सर? 45। एक मिनट है सर, हेलो, अभी आ रहा है सर मेरा आवाज? हाँ 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 मैडम। हाँ। डेट ऑफ पेटेंट, सो डेट ऑफ पेटेंट इज डेट ऑफ डेट ऑफ पेटेंट, फाइलिंग। डेट ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग। परफेक्ट। डेट ऑफ पेटेंट क्या डैमेजेस क्लेम करने को सिग्निफाई करता है? और डेट ऑफ पेटेंट डैमेजेस, यस सर, वहां से हम लोग डैमेजेस गलत पब्लिकेशन से बात है। इंस्टीट्यूट कर हाँ, सकते केस। पब्लिकेशन डेट से, ऑफ पेटेंट से नहीं, डेट ऑफ समझिएगा, डेट ऑफ पब्लिकेशन, पेटेंट से नहीं, डेट ऑफ पब्लिकेशन से। ओके, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन में डेट ऑफ पेटेंट से हम क्या काउंट करते हैं जनरली? टेन्योर। टेन्योर। हमारा रिन्यूअल फीस डेट ऑफ पेटेंट से आगे बढ़ता है। हमारा जो टर्म है वो डेट ऑफ पेटेंट से आगे बढ़ता है, बट डैमेजेस क्लेम पब्लिकेशन की डेट से होते हैं। परफेक्ट मैडम। 46 भी बता दीजिए। 46 में क्वेश्चन है। 46 हाँ एक्सटेंशन जी। इफेक्ट ऑफ द पेटेंट। ओके, मैं तो इसको लिखता हूँ कि मल्टीपल इन्वेंशन। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मान लीजिए कि कंट्रोलर जी से और एग्जामिनर से गलती हो गई, उन्होंने एक से ज्यादा इन्वेंशन ग्रांट कर दिया आपको एक ही एप्लीकेशन में, बट So that क्या कोई थर्ड पर्सन आफ्टर ग्रांट ऑफ द पेटेंट ये ऑब्जेक्शन ले सकता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा इन्वेंशन ग्रांट हो चुके हैं? no, नहीं ले सकता है। बस यही बात लिखी थी सेक्शन नंबर 46 में। करेक्ट। yes sir. चलिए, थैंक यू मैडम। 47 से आगे बढ़ते हैं। नेत्रा मैडम के बाद शीतल मैडम। शीतल मैडम 47 सेक्शन याद है आपको?
सर अभी रिवाइज नहीं किया मैंने, 42 तक कोई किया बात था। नहीं मैडम, इसलिए आपने परफेक्ट पूछा नहीं। जी। श्रद्धा मैडम, सेक्शन नंबर 47 याद है? हेलो श्रद्धा मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर हाँ जी मैडम, सेक्शन नंबर 47 क्या कहना चाहता है? सेक्शन 47 हेलो सर। आपकी, हाँ जी मैडम, सेक्शन 47 क्या कहना चाहता है मैडम? सर मैं चैट बॉक्स में ग्रांट ऑफ पेटेंट सर। नहीं मैडम, ग्रांट ऑफ पेटेंट इन सर्टेन कंडीशंस। हाँ मुझे सिर्फ हाँ या ना में आंसर दीजिएगा सर ये कि म्यूजियम अगर, से रिलेटेड है क्या? म्यूजियम? नहीं 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 नहीं, वो 48 है हाँ मैडम। सेंट्रल वो गवर्नमेंट अगर अपने पर्पस के लिए यूज करती है या इंपोर्ट करती है इन्वेंशन को, तो क्या वो इन्फ्रिंजमेंट कर रही है ग्रांटेड इन्वेंशन को नहीं सर। अपने ऑन यूज के लिए? ओके। नो सर। कोई थर्ड पर्सन रिसर्च या एकेडमिक पर्पस के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए यूज करता है ग्रांटेड इन्वेंशन को, तो क्या वो इन्फ्रिंजमेंट है? नो इन्फ्रिंजमेंट सर। ओके। नो इनपुट किसी का 47(3) प्रोसेस, हाँ, किसी का प्रोसेस अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रही है, तो क्या वो इन्फ्रिंजमेंट है? नो सर। नो सर। परफेक्ट। एंड लास्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑफिशियल गेजेट के अंदर नोटिफाई करे सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशंस को, डिस्पेंसरीज को, हॉस्पिटल्स को जो प्राइवेट है, उसके अंदर मेडिसिन या ड्रग इंपोर्ट करे बाहर से जो पेटेंटेड है, तो क्या वो इन्फ्रिंजमेंट कर रही है? दैट इज आल्सो नॉट एन इन्फ्रिंजमेंट। परफेक्ट। तो ये सारी प्राइवेट कंडीशन में नहीं। लिखी है। 47 हाँ जी सेक्शन। 4 जी। तो अब शीतल मैडम आप बताइए, सेक्शन नंबर 48 क्या कहना चाहता था? वो आपने जो बोला वही है, उसे कहते हैं राइट्स ऑफ ऑफ द पेटेंटी। पेटेंटी की आफ्टर ग्रांट हाँ, मेकिंग यूजिंग सेल ऐसे नहीं बोलते मैडम, उसे कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट है या फिर प्रोसेस। प्रोडक्ट बाय प्रोसेस हो, तो यस। उस केस में राइट्स क्या होंगे? प्रोडक्ट है तो राइट्स क्या होंगे? इसमें म्यूजियो हो जाएगा क्योंकि मेकिंग म्यूजियो, प्रोडक्ट है इसलिए। हाँ, और और प्रोसेस की चीज में प्रोडक्ट एम बाय, हट जाएगा, हाँ मेकिंग हट जाएगा कि मतलब प्रोडक्ट नहीं है वहां जी, पे। और सिर्फ प्रोसेस है तो यूजिंग सेलिंग यूजियो ही होगा ना सर। सिर्फ प्रोसेस है तो यूज ओनली। जी। 49 श्रद्धा मैडम, श्रद्धा मैम, यस सर। 49 सेक्शन क्या बात करता है? सर याद नहीं है मुझे 49। मैडम क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा, आपने 2-3 बार रिवाइज किया है मैडम, आना चाहिए आपको। जी जो टेम्पररीली या एक्सीडेंटली फॉरेन वेशंस जो आ जाते हैं इंडिया में, तो अगर वो फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड है और उसके अंदर कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, तो क्या इन्फ्रिंज कर रहे हैं? नो सर। परफेक्ट मैडम। वैसे ही अगर कोई लैंड मूविंग व्हीकल है जो किसी भी पर्सन के द्वारा परचेज किए गए हैं उस कंट्री के, और वो टेम्पररीली या एक्सीडेंटली इंडिया में आते हैं और यहाँ पर घूमते हैं, तो उसमें जो एक्सेसरीज लगाई गई है वो अगर पेटेंटेड है इंडिया की, तो क्या वो इन्फ्रिंज कर रहे हैं इंडियन पेटेंट को? नो सर। नो। एंड थर्ड कंडीशन, एयरक्राफ्ट के जो कंपोनेंट जिस तरीके से बने होते हैं, वो अगर कंपोनेंट इंडिया में पेटेंटेड है और वो एयरक्राफ्ट टेम्पररीली या फिर एक्सीडेंटली इंडिया में आता है, तो क्या वो इन्फ्रिंज कर रहा है? नो सर। नो। प्रोवाइडेड एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? कि सामने वाली कंट्री भी रेसिप्रोसिटी।
सेम रेसिप्रोसिटी। ट्रीटमेंट दे, रेसिप्रोसिटी दे हमें। बहुत बढ़िया। आप तो मना कर रहे थे मैडम, तो ये वर्ड कहाँ से आया आपको? सर वो याद करने के बाद आ गया बोलते। इस बार याद रखिएगा मेरी बात को, इस बार के पेपर में आप चाहे प्रिपेयर किए हुए हो या नहीं किए हुए हो, मुझे ऐसी ग्लिम्स है, मेरा ये मानना है, फर्मली मानना है कि जिन्होंने भी सारे डिस्कशंस अटेंड किए हैं, मैं इसको सेशंस भी नहीं कहूंगा, ये डिस्कशंस ही होते हैं हमारे यहाँ, तो ये सारे डिस्कशंस जिन्होंने सुने हैं ना, एक बार ट्राई कीजिएगा, कुछ प्रिपेयर करके मत आइएगा। सिर्फ वो सुनी सुनाई बातों को बस ऐसे ही बैठ जाइए एग्जाम देने के लिए, आपको खुद रिकॉल होगा कि इसके अंदर क्या आंसर आना चाहिए। इस बार डिस्कशंस बहुत ही अच्छे लेवल पे हुए हैं, डेप्थ लेवल पे हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, देखिएगा। आप एग्जाम में प्रिपरेशन के बारे में मत सोचिएगा, बट एग्जाम दीजिएगा, आपको 100% वहां से ग्लिम्स आएगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एग्जामिनेशन का है ना पूरा का पूरा, हम तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं एग्जामिनेशन की, कि हम सारे सेक्शंस को रिकॉल करके रखते हैं, याद करके रखते हैं और फिर जाते हैं एग्जामिनेशन में। एक्चुअली एग्जामिनेशन के लिए इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना, वैसे क्वेश्चन तो दिए होंगे आपको, यानी स्टोरी तो वहां पर दी गई होगी, बस आपको अपना डिसीजन देना होता है। ये लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, हम तो बहुत आगे की लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो डोंट वरी, पेपर दीजिएगा 30th को सुबह 10 से 12 एंड शाम को 2 से 5। पेपर कल शाम तक आपको मिल जाएंगे। पेपर 2 में थोड़ा सा मेरा अभी वर्क चल रहा है, पेपर 1 हो गया मेरा, तो कल दोपहर तक आपको दे दूंगा मैं। ओके, चलिए। Yes, sir. रक्षाबंधन गिफ्ट टू ऑल द पर्सन फ्रॉम माय साइड। ओके, सेक्शन नंबर 50 के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रद्धा मैडम के बाद स्मिता मैडम। स्मिता मैम, Yes, sir. सेक्शन 50 टॉक्स अबाउट It talks about rights of the co-owner. So basically, ओनर। so कैसे राइट्स होते हैं? it says that कि जितने भी पेटेंट ही उसमें है उन सब के इक्वल शेयर होते हैं. So patents, each patent can be independently used for the personal benefit. And one co-owner cannot grant license or transfer without consent of each other. Other than that, if any inventor is no more, it transfers to the relevant legal heirs. And what about purchaser's right? What do you mean by that? Purchaser right, sir, थोड़ा याद नहीं आ रहा. Okay, let's presume that you and I, we both are co-owner of one patent. Some persons, you are manufacturing that products and some third person is purchasing that product from you. Now, can I sue that person for the reason being that you have not paid any royalty to me? I am also the co-owner. Getting my question, ma'am? Yes, yes. हाँ, But बोलिए in आपकी that क्या case, प्रोसेस है इसमें? in that case, the person should be given an opportunity to hear. नहीं मैडम, कोई अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है, और अगर हुआ भी तो डायरेक्टली बताना है कि स्मिता मैडम से मैंने परचेज किया है, स्मिता मैडम भी ओनर है, तो उनसे ही मैंने ले लिया है। तो इस पे आप, ये सेक्शन 50 कहता है परचेजर्स राइट, के परचेजर किसी के पास से भी परचेज कर सकता है, और दोनों इंडिपेंडेंट है पेटेंटी अपनी अपनी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। हाँ, लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, पेटेंट को सेल नहीं कर सकते हैं, पेटेंट की को ओनरशिप नहीं दे सकते हैं, बट पेटेंट के राइट्स को यूज कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, खुद बेच सकते हैं, सेपरेटली बेच सकते हैं। मुझे ना ही आपसे परमिशन लेने की जरूरत है, ना ही आपको मुझे परमिशन लेने की जरूरत है। Yes, sir. गेटिंग इट मैम? ये Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, yes. मैम, एनीवेज आप कभी गाना गाते हैं? अच्छा गाना गाते होंगे, आपका आवाज बहुत जैसा है, सुरीला है। मैंने तो आज सुना आपकी आवाज को प्रॉपरली। नहीं सर, नहीं गाते. नहीं गाते तो स्टार्ट कीजिए मैडम। सेक्शन 51, स्मिता मैडम आप ही बताइए, सेक्शन 51 क्या बात करता है? सर, सेक्शन 51 सेज दैट कंट्रोलर जो है वो इंटरफियर कर सकता है इन फेलियर टू एग्जीक्यूट एनी काइंड ऑफ co-owner, like any kind of लाइसेंस। sale or license or assignment in between the co-owners. ओके, चलिए, आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट हुआ, आप किसी को असाइन करना चाहते हैं, लाइसेंस देना चाहते हैं, मैं मना कर रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? हम सर फॉर्म 11 फाइल करेंगे. फॉर्म 11 फाइल, फीस कितनी है?
2400। कितना टाइमलाइन है, कब फाइल करेंगे? सर जब विदिन, डिस्प्यूट होगा तब फाइल करेंगे। हाँ, और रूल नंबर कौन सा एप्लीकेबल होगा? 76। ओके मैडम। अब कंट्रोलर ने आपके फेवर में डिसीजन दे दिया कि स्मिता मैडम सही बात कर रहे हैं, जयवीर जी लाइसेंस के लिए आगे बढ़ जाइए। फिर आप रिटर्न रिक्वेस्ट भी भेजते हैं मुझे कि जयवीर जी आप कब करें, लाइसेंस कब दें। मैं फिर भी आपको आंसर नहीं दे रहा हूं, तो आप कितने दिन तक वेट करेंगे रिटर्न रिक्वेस्ट से? 14 डेज। 14 डेज के बाद आप क्या करेंगे? सर 14 डेज के बाद तो सर हमारे उस पे ही हुआ ना। नहीं मैडम, 14 डेज के बाद आप वापस फॉर्म नंबर 11 फाइल करेंगे ओके। और कंट्रोलर को कहेंगे कि मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट भी भेजी। पहले तो आपने मुझे ऑर्डर दे दिया था कि लाइसेंस कर लो, मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट भी भेजी जयवीर को, ओनर मना कर रहा है, अभी भी कोई आंसर नहीं दे रहा है। तो रूल नंबर 77 कहता है, वो एम्पावर करता है कंट्रोलर को कि अगर ये सीक्वेंस हो गया कि रिटर्न रिक्वेस्ट के बाद 14 डेज तक ओनर आंसर नहीं दे रहा है, तो अब कंट्रोलर के पास ये पावर है कि वो किसी को भी ऑन बिहाफ ऑफ जयवीर साइन करने के लिए कह सकता है। यस सर, रिकॉल हो गया सर। परफेक्ट मैडम। सर एनी थर्ड पार्टी यस को सर। बोल सकता है ना सर, जैसे ए हाँ, और बी किसी भी दोनों को। पर्सन को, ए और बी में से ए को भी बोल सकता है या किसी और को भी बोल सकता है। थर्ड सी भी कोई आ जाएगा, डी हाँ भी आ सकता है, हाँ ऐसे ना? हाँ हाँ। ओके सर, ओके कंट्रोलर सर। किसी को भी ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन साइन करने के लिए कह सकता और है। श्रद्धा मैडम, डाउट्स बताइए। सर ये जो हम फिर से फॉर्म फाइल कर रहे हैं ना, फॉर्म 11 हम्म, आफ्टर 14 डेज, इसकी भी हम्म। फीस भरनी पड़ेगी फिर से? हाँ हाँ मैडम, जितनी बार फॉर्म नंबर 11 फाइल किया उतनी बार 2400 रुपये देने पड़ेंगे। ओके ओके सर। और ये रूल नंबर 77 में है फिर से 7 फाइलिंग में का? है, दूसरी बार फाइलिंग का 77 में है, पहली बार फाइलिंग का 76 में है। ओके सर। आफ्टर स्मिता मैम, विवेक सर। विवेक सर, सेक्शन नंबर 52 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 52 बात करेगा ग्रांट ऑफ पेटेंट टू ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। इसमें इन अगर केस ऑफ स्टोलन गुड्स रिकवरी रूल, हाँ, इन केस ऑफ रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग सर। रॉन्गफुल, ओके। हाँ, ग्रांट के बाद अगर रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग हुई है तो आप पहले तो सेक्शन नंबर 52 में आप ये प्रूव कहां पर कर रहे हैं? पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में या फिर हाई कोर्ट में रिवोकेशन सूट में? ये होता है हाई कोर्ट में सर। हाई कोर्ट के अंदर ये केस चलता है, रिवोकेशन सूट चल रहा है 64 से। और हाई कोर्ट के अंदर ये प्रूव होता है कि आपकी ही पेटेंट थी, मैंने अपने नाम पे फाइल कर ली और ग्रांट भी मिल गई। अब हाई कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन दे दिया कि विवेक जी ये तो पेटेंट आपकी थी, रॉन्गफुली ऑब्टेन की गई थी जयवीर के द्वारा, तो आप कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे सर आपके नाम पे पेटेंट करवाने के लिए? 12 नंबर फॉर्म। कब? फीस कितनी है 12 नंबर फॉर्म की? फीस 2400 रुपये सर। 24। हाँ, और टाइमलाइन कब तक आपको फाइल करना है? 1 मंथ में। नहीं सर, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम दी हाई कोर्ट ऑर्डर। 3 मंथ। और रूल कौन सा एप्लीकेबल है? नहीं याद सर। 63 है। ठीक। यहाँ पर 3 मंथ्स फ्रॉम दी 79 हाई कोर्ट ऑर्डर। 63 है तो फिर 26 में जाएगा, यहाँ पर 70 आएगा क्या? 79 है सर, कौन सा रूल था नंबर 79। सर 63A 26 के लिए था। जी जी मैडम, जी मैडम, माय मिस्टेक 79 आएगा यहाँ पर। हाँ सर, ये गलत नहीं है, 63 है। 63 है सेक्शन नंबर 26 के साथ जाएगा, वहां पर कंट्रोलर के ऑर्डर से 3 महीने में फाइल करना है। रूल नंबर 63 ए भी है फॉर्म वो नंबर है 12 में, बट नॉट फॉर दिस सेक्शन। 52 सब क्लॉज 2 के लिए रूल नंबर 79 है। 79 है सर, क्लियर है सर, माय मिस्टेक। परफेक्ट। 53
53 के लिए वापस हमारा पूरा एक टर्न हो गया, अब दूसरे टर्न पे चल रहे हैं वापस। आरती मैडम, 53 टॉक्स अबाउट 53 is term of patent and ओके मैडम। it will ऑडिन हाँ जी, चार ही sorry क्वेश्चन होते हैं मैडम it will be टर्म ऑफ 20 पेटेंट में। years from the date of डेट ऑफ from the date of first filing 20 years first filing. परफेक्ट मैडम। अपने डिविजनल के केस में और डिविजनल और पेटेंट ऑफ एडिशन के केस में कहाँ से होगा? Sorry, provisional के केस में it will be from 20 years from the date of provisional and patent of addition के केस में भी सर provisional से ही होगा। ओके, एंड डिविजनल के केस में? डिविजनल ये के तीनों के केस में फर्स्ट फाइलिंग सही होगा, आप जो कहना चाहते हैं वो। फर्स्ट फाइलिंग से होगा, यस सर, फर्स्ट फाइलिंग जी। से होगा, बट उसमें रिमाइंडर टर्म जो भी होगा, मान लीजिए 4 इयर्स के बाद डिवाइड हुआ है तो द रिमाइंडर टर्म जो होगा दैट विल बी असाइंड टू द डिविजनल एप्लीकेशन। हाँ, परफेक्ट मैडम। अब दूसरा क्वेश्चन, कन्वेंशनल एप्लीकेशन में टर्म कहाँ से काउंट होता है? कन्वेंशनल में सर जब से वो इंडिया में एंटर फाइल होती है तब। और पीसीटी के केस में टर्म कहाँ से काउंट होता है? फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। बहुत बढ़िया मैडम। अब एक बार पेटेंट ग्रांट हो गई तो उसकी रिन्यूअल फीस कब तक पे करनी होती है? रिन्यूअल फी जब तक सर वो इफेक्ट में होगा एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम द आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 इयर्स। इनिशियल 2 नहीं इयर्स मैडम, हाँ चलिए 2 वर्ष के बाद पेटेंट ग्रांट हुई तो अब कब फाइल करना है रिन्यूअल फीस फर्स्ट टाइम? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स, यानी कि थर्ड आफ्टर ईयर द कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स, बट कब? ये है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्डल। यस सर 3 months from the date of recordal according to section 143 142 सब क्लोज 4। 142 सब क्लोज 4, ठीक है सर। ओके, और ये एक्सटेंशन का टाइम कितना मिलता है यहाँ पर? सर इसमें एक्सटेंशन का टाइम इज 6 months। Yes sir, 6 months under the normal condition and it can be और ये एक्सटेंशन फाइल करने के लिए फॉर्म नंबर फॉर्म 4 और उसकी फीस पर मंथ की? सर फीस याद नहीं है मुझे। 480 रुपीज पर मंथ। ओके सर। क्या मैडम? जी सर। जी मैडम। सर आप हमेशा ये बता रहे हैं कि मतलब हमें सिखाया है कि 2 साल के बाद अगर पेटेंट ग्रांट हो रहा है तो आपको विद इन 3 months फाइल करना, सॉरी डेट ऑफ रिकॉर्डल से विद इन 3 months आपको फीस सबमिट करने होंगे, रिन्यूअल फीस पे कर रही है। हाँ, थर्ड ईयर की। हाँ सर, बट अगर 2 साल से पहले के अगर ग्रांट हुआ तो 2 को खत्म होने के बाद ये 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, तो ये 3 महीने का टर्म निकल जाएगा वहां से। ये 6 months तभी भी रहेंगे सभी ईयर में। ओके सर, परफेक्ट मैडम जी। 54 में हम बात करेंगे अनुजा मैडम से। अनुजा मैम, सेक्शन नंबर 54 टॉक्स अबाउट 54 is patent of addition. If there is any improvement or the modification to the main patent, then that can be filed as a patent of addition. और उसका डेट मस्ट सेम और लेटर होना चाहिए मेन इन्वेंशन से, एंड उसका मेन इन्वेंशन मस्ट बी ऑलवेज बी ग्रांटेड फर्स्ट। एंड मेन इन्वेंशन पहले ग्रांट होना चाहिए, बाद में पेटेंट ऑफ एडिशन ग्रांट होगा। और जो मेन पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कब हो सकता है? एनी टाइम आफ्टर फाइलिंग ऑफ मेन पेटेंट। पेटेंट ऑफ एडिशन में क्या रेफरेंस होता है मेन पेटेंट का? यस होता है। ओके। 54 के बाद 55 क्या कहता है अनुजा मैडम?
टर्म ऑफ पेटेंट्स ऑफ एडिशन, कहाँ से होता है उसका टर्म? इट मेन पेटेंट से मेन पेटेंट से ही होता है, यानी उसी की एक्सपायरी के साथ एक्सपायर होगा। टर्म तो स्टार्ट होगा जब पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल होगा तब, बट एक्सपायर होगा जब मेन पेटेंट एक्सपायर हो रहा है तब। करेक्ट? यस अगर मेन पेटेंट रिवोक हो गया तब भी ये टर्म रहेगा? यस, मतलब यू कैन रिक्वेस्ट द कंट्रोलर टू कन्वर्ट इट इनटू इंडिपेंडेंट पेटेंट। वो रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? कौन सा फॉर्म फाइल करके? 30 फीस कितनी है उसकी? 2400। कब करते हैं? आफ्टर मेन पेटेंट रिवोक। ओके। 56 क्या कहता है? फिर हम प्रप्रीत मैडम का क्वेश्चन लेंगे। 56 किसके बारे में बात करता है मैडम? वैलिडिटी ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन। क्या पेटेंट ऑफ एडिशन को जज किया जाता है बाय इन्वेंटिव स्टेप? नो, नहीं किया जाता है। ओके। क्या नोवेल्टी से जज किया जाता है? यस। हाँ, इन्वेंटिव स्टेप मैंने कहा ना मैडम, वो थोड़ा सा एक इनपरफेक्ट स्टेटमेंट था मेरी तरफ से। इन्वेंटिव स्टेप इन कनेक्शन विथ मेन पेटेंट। आपको इन्वेंटिव स्टेप तो चाहिए, मगर मेन पेटेंट को देखते हुए वहां पर इन्वेंटिव स्टेप नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा। करेक्ट मैडम? ओके। हाँ, बट इंडिविजुअली और कोई पेटेंट से कंपेयर कर रहे हैं मेन पेटेंट के साथ को देखते हुए, तो फिर इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। ओके जी। अब प्रप्रीत मैडम, हाँ मैडम एक क्वेश्चन और अनुजा मैडम, क्या पेटेंट ऑफ एडिशन की रिन्यूअल फीस लगती है? नो, नो रिन्यूअल फीस जब तक मेन पेटेंट लाइव है। हाँ, तब तक। अगर वो इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर जब जहां से ये रिवोक हुआ है वहां से रिन्यूअल फीस लगेगी। लगेगी। ओके। यस प्रप्रीत मैडम, योर क्वेरी प्लीज। सर इसमें जो वेन टू फाइल था वो एनी टाइम आफ्टर फाइलिंग पीओए है, और ऑन द सेम डेट भी था क्या शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस मैडम, if patent of addition can be filed on the same day or after any time filing of the main application. सर इसका रूल कुछ है या फिर इसी सेक्शन में कवर्ड है? 55, 56, 57 का कोई रूल नहीं है। 54, 55, 56 का वो रूल नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। जी। शीतल मैडम आपकी क्वेरी। सर जो अभी क्या बात हो रही थी, पेटेंट ऑफ एडिशन की टर्म की बात कर रहे थे ना हम। जी। तो रिन्यूअल जो है, जब मेन पेटेंट रिवोक हो गया तो ऐसा था ना उसमें कि मतलब इनिशियल से उसको सारा रिन्यूअल देना होगा, जैसे कि वो नहीं मैडम, जहां से वो पेटेंट रिवोक हुआ है वहां से रिन्यूअल देना होगा, इनिशियल से सारा नहीं देना होगा। ये आपने थॉट प्रोसेस बना लिया। हाँ, मुझे डिस्कशन से वैसा ही याद था जब हमने क्लास में डिस्कस किया था, इसीलिए तो गलत आपकी थॉट प्रोसेस बन चुकी है। मेन पेटेंट जब तक जिंदा था, लाइव था, तब तक कोई पेटेंट ऑफ एडिशन की रिन्यूअल फीस नहीं लगेगी। ये तो सर जब वो रिवोक हो गया उसके बाद क्या है आगे? उसकी बात की जितनी भी रिन्यूअल फीस है वो पेटेंट ऑफ एडिशन को, अगर पेटेंट ऑफ एडिशन इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह वर्क करता है तो लगेगी। तो सर जैसे कि 10 इयर्स तक मेन पेटेंट था, मतलब आउट ऑफ 20 इयर्स, तो तब तक तो पेटेंट ऑफ एडिशन की फीस नहीं लग रही थी। 10th ईयर में या 11th ईयर में वो रिवोक हो गया, तो रिमेनिंग 10 इयर्स अभी बचे हुए हैं। तो जो पेटेंट ऑफ एडिशन है वो बचे हुए 10 ईयर के लिए रिन्यूअल फी देगा। एग्जैक्टली। जबकि वो इंडिपेंडेंट पेटेंट बन रहा है तब। जी, और वो 11th ईयर की ही रिन्यूअल फीस लगेगी वहां पर। 11 से रिन्यूअल आगे। हाँ जी जी जी। ठीक है सर। ओके मैडम। सर और ये एप्लीकेंट सेम होने चाहिए ना पेटेंट ऑफ एडिशन में, इन्वेंटर सेम नहीं होने चाहिए? हाँ, मेन पेटेंट में और पेटेंट ऑफ एडिशन में एप्लीकेंट सेम होने चाहिए, इन्वेंटर नहीं। एप्लीकेंट सेम होने चाहिए, ओनर सेम होने चाहिए। मैं 54 में एब्सेंट थी, मेरे को एक्चुअली डाउट नहीं थे,
बट ये डिस्कशन में शामिल हो जाते हैं, मतलब डाउट भी है आप कह सकते जी। हैं। तो जब पेटेंट हम एक नॉर्मल हम फाइल किए हैं, ग्रांट हुआ है हमें, हाँ। और हमने लाइसेंस के लिए दिया है, अब लाइसेंस ही उसको वर्क करता है, बिकॉज आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल डिस्कसिंग अबाउट इट, तो मेरे दिमाग में वो क्वेश्चंस रहे हैं। तो लाइसेंस ही वर्क करने लगा और उसको वर्किंग के दौरान इम्प्रूवमेंट नजर आया। तो इन दिस केस वो लाइसेंस ही एप्लीकेंट ही फाइल करेगा ना, या लाइसेंस ही नया तो नहीं फाइल कर लेगा हाँ अगर नया मैडम, पेटेंट? लाइसेंस ही की जगह पर आप असाइन ही ले लीजिए ना। लाइसेंस ही तो अभी क्या फाइल करेगा। हाँ बट ऐसा ही नहीं। मान लीजिए कि असाइनमेंट किसी को ट्रांसफर कर दिया है फॉर्म नंबर 16 से, तो वो असाइनी जो है वो बताएगा ना कि ग्रांटी तो सेम ही थे। देखिए, जो पेटेंट मेन पेटेंट थी वो ग्रांटी के नाम पे थी, पेटेंट ऑफ एडिशन वो असाइनी के नाम पे हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि वहां पर एप्लीकेंट चेंज है। एप्लीकेंट चेंज नहीं है, वहां पर असाइनी ये दिखाएगा ना कि मैंने तो ग्रांटी के पास से ही परचेज किया है, तो वो कर सकता है लीगली। समझ पा रहे हैं मेरी बात को मैडम? ग्रांटी को ये प्रूव करना होगा कि जो एप्लीकेंट थे वहां पर वही एप्लीकेंट यहाँ पर भी है, बस हाँ मैंने सिर्फ मतलब वो, उनसे परचेज कर लिया है। हाँ वो असाइनमेंट कॉपी वगैरह सब सबमिट करके वो प्रूव एग्जैक्टली। कर। ठीक है सर। जी। तो सेक्शन नंबर 57 के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे भानु प्रकाश सर से। भानु प्रकाश सर, सेक्शन नंबर 57 टॉक्स अबाउट amendments of application, sir. जी सर। And सर, अगर नेम एंड एड्रेस को अल्टर करना है तो फॉर्म नंबर कौन सा लगेगा? form number 13, sir. और नेम और एड्रेस एप्लीकेशन में अल्टर करने हैं तो रुपीज 320। ओके। कौन से रूल में मेंशन है सर ये? 81, सर। 81। ओके। अगर प्री ग्रांट स्पेसिफिकेशन या एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो फॉर्म नंबर कौन सा और रुपीज कितने? फॉर्म नंबर 13 है सर, बट 800 रुपीज रहता फीस। अगर पोस्ट ग्रांट अगर कुछ अमेंडमेंट करना है स्पेसिफिकेशन में या एप्लीकेशन में तो फॉर्म कौन सा और रुपीज कितने? आफ्टर ग्रांट सेम फॉर्म बाय, बट फीस विल बी 1600। परफेक्ट। अब सेक्शन नंबर 58 क्या कहता है सर? सेक्शन नंबर 58 57 में और 58 में क्या डिफरेंस है? 57 होता है अमेंडमेंट इन फ्रंट ऑफ कंट्रोलर, ये सारी बातें कंट्रोलर के सामने हुई। 58 में अमेंडमेंट इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, यस सर। जी। अब ये हाई कोर्ट में केस पहुंचा किस तरीके से? अपोजिशन कोई अपोज करे तो मे बी नहीं, ये हाई कोर्ट में केस पहुंचेगा रिवोकेशन से। ओपोज मत बोलिए अब वर्ड, रिवोकेशन से ही पहुंच सकता है। ओके। रिवोकेशन के लिए कोई भी पर्सन हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ओपोजिशन के लिए कंट्रोलर के सामने आएंगे। यानी ये एप्लीकेशन फेज में नहीं होगा हाई कोर्ट में अमेंडमेंट, वो किस फेज में होगा? पेटेंट के फेज में ही। पेटेंट को रिवोक करवाने के लिए जाते हैं हाई कोर्ट में, या तो डायरेक्टली रिवोकेशन के अंदर जाए या फिर इंफ्रिंजमेंट के काउंटर स्टेटमेंट में वो रिवोकेशन के अंदर जाए। हाँ सर, अगर इंफ्रिंजमेंट का सूट चल रहा है ना कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर वो इंफ्रिंजमेंट वाला पर्सन इंफ्रिंजर वो काउंटर स्टेटमेंट करता है ना अपने आप को डिफेंड करने के लिए, यानी रिवोकेशन का सूट फाइल करता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से अपने आप वो एप्लीकेशन कहां पर चली जाती है? हाई कोर्ट में। जी। अब हाई कोर्ट में रिवोकेशन का सूट चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर पेटेंट ही चाहता है कि मेरे अमेंडमेंट में, अब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई चलो आपकी पेटेंट रिवोक नहीं करते हैं बट अमेंड कर दो, इतने पार्ट को निकाल दो, और पेटेंट ही अपना अमेंडमेंट डिफेंड करना चाहता है, तो क्या वो कंट्रोलर को बुला सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर आइए जरा मेरा केस चल रहा है? Applicant can request the controller to be a part of the hearing, and even High Court one also give the direction to also summons the controller to give be present in that case, to give technical directions. तीसरी बात, जब हाई कोर्ट का कुछ भी ऑर्डर रहेगा, यहाँ पर अमेंडमेंट का ऑर्डर है, तो वो पेटेंट ही कंट्रोलर को बताएगा या फिर हाई कोर्ट कंट्रोलर को बताएगी? कौन बताएगा? Yes, sir. High Court will submit all the documents to controller, not the patent. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 59 अमेंडमेंट ABCDEF क्या है?
amendments by correction, disclaimer, and explanation and explanation incorporation of Actual facts. actual facts. actual facts. अगर पेटेंट ग्रांट होने के बाद कोई अमेंडमेंट होता है तो क्या उसका पब्लिकेशन होता है? Yes sir, publication होता है sir. किसका पब्लिकेशन होता है? फॉर्म नंबर 13 का अमेंडमेंट की एप्लीकेशन का पब्लिकेशन होता है. फॉर्म नंबर 13 का पब्लिकेशन होता है. कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड उस पब्लिकेशन से कितने महीने में ओपोज कर सकता है? I think in 3 months. By filing which form? By filing form number 14. रुपीस कितने हैं उसके? रुपीस इसको I think 2400 sir. एंड आपने कहा 3 मंथ, वो परफेक्ट है. 3 कौन months. से रूल में मेंशन है ये? I think no दोनों सर. 81, 82, 83 यही रूल्स हैं एप्लीकेबल यहाँ पर. 57 से लेके 59 तक. ओके सर. अब मान लीजिए कि एक बार ओपोजिशन का भी पीरियड ओवर हो गया, हियरिंग हो गई और कंट्रोलर सेटिस्फाइड है अमेंडमेंट से और अमेंडमेंट भी हो गया. अब क्या अमेंडमेंट होने के बाद कोई पर्सन उस अमेंडमेंट को ओपोज कर सकता है आफ्टर दिस पीरियड इज ओवर? नो सर, वो कोई भी अपोज नहीं कर सकते, बट until and unless if it is amendments are fraudy, if you prove except in case of fraud. Yes. परफेक्ट सर, थैंक यू सर. चलिए 60 नंबर के सेक्शन पे हम आ चुके हैं. 60 नंबर के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे भूमिका मैडम से. भूमिका मैडम आर यू देयर? भूमिका मैडम चले गए क्या? चले गए. दीपक सर, सेक्शन नंबर 60 क्या बात करता है? सर टॉक अबाउट द फर्दर एविडेंस विद परमिशन ऑफ द कंट्रोलर. और यहाँ पे रूल यस रेस्टोरेशन की बात है. सेक्शन रूल्स नहीं. ओके सेक्शन 60. ओके रिस्टोरेशन सर. यस रिस्टोरेशन में कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है सर? सर ये शायद मेरे उससे कहीं मिस हो गया सर. दिमाग में आप रिस्टोरेशन वैसे रिस्टोरेशन के लिए सर, पेटेंट जब सीज टू हैव इफेक्ट हो जाती है तो वहां से उसे रिस्टोर करने के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है? फॉर्म नंबर 15 सर. विद इन हाउ मेनी मंथ्स? 18 months. 18 मंथ्स. चलिए फीस कितनी है उसकी? सर आपकी आवाज कट रही है. कितनी है? हेलो हेलो सर, आपकी आवाज यस भी मैडम. रहती है तो मेरा प्रॉब्लम. अब आ रही है मैडम? हाँ सर. 2400. 2400. ओके. टाइमलाइन 18 मंथ्स. रूल कौन सा एप्लीकेबल है यहाँ पर? 84. बहुत बढ़िया. वन प्रोसीजर ऑफ रिस्टोरेशन. क्या कंट्रोलर, रीता मैडम से बात कर. रीता मैडम, क्या कंट्रोलर इस फॉर्म नंबर 15 को रिजेक्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं. अगर प्राइमा फेसिया केस नहीं उनको लगता है कि है मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं सर. हाँ, अगर कंट्रोलर ने रिजेक्ट किया फॉर्म नंबर 15 की एप्लीकेशन को तो उसमें दो चीजें वो देखेंगे. दो चीजें देखेंगे जिसकी वजह से वो रिजेक्ट करेंगे अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो. वो कौन से दो वर्ड है? अनइंटेंशनल और अनड्यू डिले. मतलब परफेक्ट. इंटेंशनली. अगर कंट्रोलर ने रिजेक्ट किया तो वो रिजेक्शन से कितने महीने में हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर विद सकते इन हैं? 1 month हियरिंग एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करेगा और हियरिंग में अगर सेटिस्फाई हुए तो फिर फॉर्म 15 पब्लिश हो जाएगा. और फॉर्म 15 पब्लिश होने के बाद फिर ऑपोजिशंस हो सकते हैं उसके.
ऑपोजिशन कितने होने के बाद महीने में? विद इन सर ये 3 मंथ्स है क्या? 2 मंथ्स आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बोला था और बाकी सब में 3 मंथ्स होता है। रूल फॉर्म वो 14 जो है उसमें विद इन 2 मंथ्स है, 2400 रुपये फीस है। रूल 85 का वो सब क्लोज वन है। हाँ करेक्ट। ये रिस्टोरेशन के बाद हाँ ये में 2 जब मंथ्स है, हाँ लिखा है मैंने, अभी याद आई। ये पर्टिकुलर चीज में फॉर्म 14 2 के लिए 2 मंथ्स है मंथ्स चाहिए। हाँ जी। और सेक्शन 62, पहले तो ये बताइए कि लैप्स पीरियड कहाँ से कहाँ तक का होता है? सर आपने बहुत पढ़ाया, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में लैप्स पीरियड जो है ना, सीज टू हैव इफेक्ट से आप एक्सटेंशन लेते हैं पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन पब्लिकेशन ऑफ हाँ फॉर्म 15 से लेकर जहां तक पब्लिक, ये सॉरी मेरा नहीं नहीं सर, मैडम, नहीं मैडम, बस ये खत्म हो गई। इससे आगे बोला तो गलत हो गया आंसर। सर आपकी जी, आवाज कट रही है। सब लोग चैट बॉक्स, आवाज वापस कट रही है। 1 मिनट है मैडम, मैं इसको अभी कनेक्ट ही कर अभी ठीक, देता हूँ। अभी ठीक हुई सर। मैं सर मोबाइल डेट फोन को डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ मैडम। हाँ, हेलो, हाँ सर हेलो, लैप्स हेलो, पीरियड मुझे, एम आई ऑडिबल? यस सर, यार यस सर। ऑडिबल। हाँ, ओके। सीज तो टू हैव लैप्स इफेक्ट पीरियड होता कहाँ है, से कहाँ तक होता है? सीज टू हैव इफेक्ट सीज से टू हैव स्टार्ट हुआ, इफेक्ट एंड से कहाँ पर होगा? पब्लिकेशन ऑफ फॉर्म 15। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फॉर्म 15, बहुत यस, बढ़िया। हाँ, रिस्टोरेशन एप्लीकेशन। और ये लैप्स पीरियड में अगर कोई भी थर्ड पर्सन आपके इन्वेंशन को यूज करता है, उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो क्या रेमेडीज देनी होगी जब रिस्टोर होगा तब? प्रोटेक्ट करेगा कंट्रोलर विल, मतलब हिज प्रोटेक्शन किससे देगा वो? कि प्रोटेक्ट। एप्लीकेंट अब पेटेंटी जो बन चुका है, वो आप पे इंफ्रिंजमेंट सूट नहीं करेगा। यस बट सर, अगर किसी ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए रुपये लगा दिए तो तो पैसे भी क्या देगा करना उसको, पड़ेगा? कंपेंसेट करना। कंपेंसेट कॉम्पेंसेट करना करेगा वो। पड़ेगा। बस यही बात लिखी है 62 तक। यस शीतल मैडम, अब आपकी क्वेरी। सर ये टाइमलाइन मैं ठीक से नहीं सुन पाया, 61 के अंदर जो लैप्स पीरियड, ओके, 61 की टाइमलाइन। 61 की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि फॉर्म नंबर 15 फाइल हुआ, फॉर्म नंबर 15 को रिजेक्ट कर दिया कंट्रोलर ने। क्यों रिजेक्ट किया? 2 कंडीशन थी कि अनइंटेंशनल या अनड्यू डिले से वो सेटिस्फाइड नहीं था। कंट्रोलर ने जैसे ही रिजेक्ट किया, या उस कंट्रोलर को रिफ्यूज कहते हैं, कंट्रोलर ने रिफ्यूज किया, तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम सच रिफ्यूजल ऑर्डर हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। हियरिंग हुई, हियरिंग के अंदर कंट्रोलर सेटिस्फाइड हुए, कहा कि ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूं, आपका फॉर्म नंबर 15 सही है, तो फॉर्म नंबर 15 की पब्लिकेशन होगी। फॉर्म नंबर 15 की पब्लिकेशन से कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड 2 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 14 फाइल करके ओपोज कर सकता है। वो भी कह सकता है कि ये अनड्यू डिले या अनइंटेंशनल नहीं है। और ये जब पीरियड खत्म हो जाती है तो फिर पीरियड आगे बढ़ता है रिस्टोरेशन के लिए, और रिस्टोरेशन की फीस और एडिशनल फीस भी पे करनी होती है। रिस्टोरेशन की रिन्यूअल फीस जितनी अनपेड है वो भी पे करनी होती है, और एडिशनल फीस पेनल्टीज कितनी है? 1000 नहीं, वो पेनल्टीज डिजाइन कितनी के पे करनी होगी? 4800 4800 भी पे करना होगा साथ में। तो अनड्यू रिन्यूअल फीस भी पे करनी होगी, रिस्टोरेशन के साथ पेनल्टीज भी पे करनी होगी, तब जाके ये जो क्या कहते हैं रिस्टोरेशन है वो कंप्लीट होता है, और फिर रिस्टोरेशन का पब्लिकेशन होता है कि ये पेटेंट रिस्टोर हो चुकी है। सर ये बात है मैडम। 4800 क्या बताया आपने? 4800 पेनल्टी एडिशनल फीस पे करनी होती है। और सर 2400 जो है वो 2400 फॉर्म नंबर 14 की फीस है ओपोजिशन करने की पर्सन इंटरेस्टेड के द्वारा। ओके सर। यस सुरभि मैडम। सर ये जो आप 18 मंथ्स जो होता है वो टोटल होता है ना, सीज टू हैव इफेक्ट से लेके 18 मंथ के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 15 फाइल करना होता है। सीज टू हैव इफेक्ट से लेकर वहां तक, मतलब 3 मंथ्स एक्सटेंशन मिले प्लस सॉरी 3 मंथ्स रिकॉर्डल होता जो है। मैडम ये रिन्यूअल फीस की बात नहीं हो रही है, रिस्टोरेशन की बात हो रही है।
ये सर वो रिस्टोरेशन, हाँ फर्स्ट की अगर विद इन 3 मंथ्स अगर हम नहीं फाइल कर हाँ, पाए तो और 6 महीने का एक्सटेंशन 6 मिलेगा, महीने और फिर 6 महीने के बाद वो 6-2 इफेक्ट होगा। वो 18 मंथ की लाइफ लाइन का जो आपने बताया था वो है कि जी उसके अंदर में अगर लैप्स पीरियड है तो रिन्यूअल फी जो है वो विद इन द 18 मंथ जो है वो पेटेंट कैन बी रिस्टोर्ड। और उसके अंदर में ये है कि इसमें और आपने जो एप्लीकेंट है विद इन 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट अंडर रूल 84 और फॉर्म 15 फाइल करके 2400 रुपये पे करके आप उसको जो है वो कर सकते हैं, रिस्टोरेशन की रिक्वेस्ट कर कर सकते सकते हैं। मेरा क्या हो ना, मैं वो रूल्स में घुस गया सर। आपने बीच में रूल्स पढ़ाए थे ना, रूल 60 59 60 से 57 लेके से वो सर 63। अब वो मेरा वो दिमाग में मैंने वो पढ़ा हुआ था, मैं उसको पढ़ के आया सही था। है, सही मेरे है को भाई सर। पूछ क्या रहे हैं सर, पता नहीं सर कहाँ आप से पूछ ज्यादा रहे रूल्स पढ़ रहे हैं अभी, अब समझ में आया सर अच्छे आज रूल्स अच्छी तरह से याद है। मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर एक्चुअली। आज आज हमें आज हमें ऐसा एहसास हुआ कि दीपसानी हाँ जी, हाँ ऐसा हुआ। ज्यादा ज्यादा पढ़ने का हाँ नुकसान हो गया है। जी सर। रीता मैडम, हाँ सर। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, सही है, उसमें कोई बात नहीं। रीता मैडम, आप एक हाँ दिन सर। नहीं आए थे, आपने एक दिन की छुट्टी ली थी, तब हाँ सर मैंने वो ये, मेरे उसके अगले दिन आपने ये बताया था कि 3 महीने का जब पीरियड खत्म होता है तो 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड अपने आप स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए एक्सटेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिन्यूअल 3 फीस के महीने पेमेंट का। में हाँ लेकिन सर 6 महीने के लिए मुझे जहां तक याद है सर मैंने ही मिस किया था कॉन्डोलेंस उसमें। ऑफ डिले, कॉन्डोलेंस ऑफ, हाँ वो आपने कहा था, उसके दूसरे दिन मैंने ये करेक्ट किया था, मैं प्रैक्टिकली वो लेके आया था पेटेंट नंबर हाँ की जहां आपने पर दिखाया था, अंडर एक्सटेंशन लिखा हुआ था वो। हाँ तो ये करेक्ट कर लीजिएगा कि अंडर एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, उसके लिए फॉर्म नंबर 4 को 3 महीने के अंदर अंदर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नए सिस्टम के हिसाब से हुआ है सर शायद। पता नहीं मैडम, बट ये सही आंसर है। और बाद में वो 6 महीने भी जब खत्म हो जाएंगे फिर होगा सीज टू हैव इफेक्ट, और वहां से 18 मंथ स्टार्ट होंगे। ओके मैडम, आपकी वही क्वेरी थी ना? हाँ जस्ट सर ए मेरी मिनट वही शीतल मैडम, जस्ट ए मिनट, पहले रीता मैडम का एग्जैक्ट डाउट क्लियर कर ले, वरना रीता मैडम की वो कंफ्यूजन रहेगी। सर सही है आप मैडम? हाँ सर सही है, लेकिन आप प्लीज इसमें आप अपने पीपीटी पे लिख दीजिए पहले 3 मंथ्स में आपका रिकॉर्डल में फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्डल अप टू 3 मंथ्स आपका जो है आपको रिन्यूअल फी पे करना होता है फॉर द ईयर 3rd ईयर, मान लो हाँ 2 साल में। उसके जी, बाद अगर हमने नहीं पे किया तो ऑटोमेटिकली 6 मंथ्स का 6 एक्सटेंशन महीने में का कर और एक्सटेंशन मिलेगा, और फिर उसके बाद में हमारा 18 सीज मंथ्स। टू हैव इफेक्ट स्टार्ट होगा। ओके अच्छा मैडम, मैं तो लिख देता हूँ, करेक्ट कर लेता हूँ। हाँ ओके, चलिए शीतल मैडम अब आपकी क्वेरी। सर मैं वही बोल रही थी कि ये इनिशियल वाला है, जैसे 2 इयर्स के बाद जब ग्रांट हुआ ना तभी वो डेट ऑफ रिकॉर्ड एक्टिवेट होगा 3 महीने का। हाँ होता है, और उसके बाद ऑटोमेटिक वो 6 मंथ का एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये बीच में जैसे 4 ईयर 5 ईयर ऐसे कुछ निकल गया रिन्यूअल होते होते और बीच में कभी रिन्यूअल पे नहीं हुआ, तब वो 3 मंथ वाला नहीं रहता है, तब तो फिर वो निकल गया है 6 मंथ वाला 6 मंथ वाले के बाद रहेगा, तब वो डेट, ईयर की डेट खत्म होने के बाद 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता है, उसके बाद में सीज टू इफेक्ट होता है। अच्छा तब भी रहेगा, मतलब इन बिटवीन भी अगर 6 महीने का 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड हर ईयर पे रहेगा। हाँ ठीक है, मतलब लास्ट तक रहेगा 20 ओके भाई, सर दैट जी मींस लाइक जी जी मैडम, फर्स्ट रिन्यूअल का एक्सटेंशन 3 प्लस 19th ईयर तक। हाँ, फर्स्ट जो 3+6, वो जब पहली बार 2 बरस के बाद ग्रांट हुआ तो बाद 9 में months पर ईयर प्लस 6 मंथ। 6 months। ओके सर, अंडरस्टूड। परफेक्ट। जी सुरभि मैडम आपकी क्वेरी। सर ये जो कंपनसेशन देना होता है वो पेटेंट ही देता है सेक्शन 62 में? यस। पेनल्टीज जो बात कर रहे हैं, हाँ सेक्शन 62 में कंपेंसेशन जो देना होता है, जिसकी पेटेंट रिस्टोर होती है वही देता है। वही देता है, एंड इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन व्हाट, कि सामने वाले पर्सन ने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, सीज टू हैव इफेक्ट से लेके फॉर्म नंबर 15 की पब्लिकेशन तक। तो वो 100% कंपनसेशन होता है? हाँ 100% कंपेंसेशन ले लीजिए,
वो ये भी कर सकता है कि उसे लाइसेंस दे दे कि भाई मैं आगे से जो भी बेचूंगा उसमें तू ही प्रोडक्ट बनाएगा, तुझे भी रॉयल्टी मिलेगी। या फिर वो ये भी कह सकता है कि आप बनाते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे रास्ते हैं। अब वो तो 100% कंपेंसेशन इज वन ऑफ द वे आउट ऑफ इट। वो तो सर ऑप्टिमम है 100%। वो तो वैल्यूएशन के बेसिस पे डिसाइड करेगा ना कि वो हाँ कितना सर, दे रहे हैं कितना। हाँ वही तो मैंने 3 रास्ते बताए ना सर, कि हाँ, या काफी तो रास्ते हो सकते हैं, कि नॉट लिमिटेड टू दिस थिंग। वो बीच का कोई रास्ता कह सकता है कि भाई तुमको लाइसेंस हम दे देते, तुम बना लो, इन्वेस्टमेंट तो हम नहीं देंगे बस तुमको, तुम कंपेंसेट बनाते करना रहो। है, कैसे बस करना है वो कोई कंपल्सरी। बात नहीं है। यस यस। चलिए डिजाइन एक्ट की बारी आ गई। हमने पेटेंट एक्ट को रिवाइज कर लिया। डिजाइन एक्ट 11 से 15। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे सुरभि पाटिल मैडम से। सेक्शन नंबर 11 ऑफ द डिजाइन एक्ट क्या बात करता है मैडम? So section 11 talks about extension of timeline. जी। हाँ, so इनिशियली जब हम फाइल करते हैं किसी भी डिजाइन एप्लीकेशन को, तो हमें कितने बरस तक का टेन्योर मिलता है? first we get it only for 10 years from date of ओके, registration. और एडिशनल हमें 5 बरस चाहिए, हाँ, तो हम कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? sir we will have to form 3 में एप्लीकेशन करना पड़ेगा सर। और फीस कितनी है फॉर्म नंबर 3 की? 1000 रुपीज है सर उसकी फीस। कब तक फाइल करना होता है फॉर्म नंबर 3 को? सर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट 10 years। कौन से रूल में ये मेंशन है? 23 या 20 परफेक्ट है मैडम, परफेक्ट। 23 है, ओके बुल्सआई। ओके। जी। सुरभि पाटिल मैडम के बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे गौरव सर। आप प्रिपेयर्ड है? सेक्शन 11, 12, 13, 14, 15 डिजाइन का किया है गौरव सर? नो सर, डिजाइन का तो कोई टच बात नहीं नहीं, किया। सुनिए और इसको रिकॉल कीजिए अभी। हाँ सर, जी जी आप कर पाएंगे। जी। सेक्शन नंबर 12 नेत्रा मैडम। अलका मैडम है क्या? अलका मैडम, Yes, sir. सेक्शन नंबर 12 डिजाइन एक्ट। Sir, restore of the patent design. रिस्टोर ऑफ द पेटेंट डिजाइन। रिस्टोरेशन की प्रूफ नहीं। हाँ, अगर हमने फॉर्म नंबर 3 फाइल नहीं किया है विद इन 10 ईयर, तो डिजाइन क्या हो जाएगी? सर डिजाइन रिफ्यूज हो जाएगी अगर नहीं दिया तो सीज टू हैव इफेक्ट हो जाएगी। हाँ, और सीज टू हैव इफेक्ट होने के बाद उसे रिस्टोर करने के लिए हमें कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा रिक्वेस्ट करने के लिए? फॉर्म 4 फॉर्म 4 की फीस कितनी है? 1000। 1000 रुपये। टाइमलाइन कब तक है, कि कब तक आप फॉर्म 4 फाइल कर सकते हैं? टाइमलाइन विद विद इन 1 इन ईयर। 1 ईयर। और कौन सा रूल एप्लीकेबल है यहाँ पर? 24। परफेक्ट है मैडम। यस सुरभि पाटिल मैडम, आपकी क्वेरी। सर ये जो है सीज टू हैव इफेक्ट डिजाइन में वो आफ्टर 10 years होता है, मतलब व्हेन वी आफ्टर 10 ईयर इफ फॉर्म नंबर 3 इज नॉट फाइल्ड। तो ये मैंडेटरी है क्या कि एक्सटेंशन करना ही नो नो। अगर नहीं करना है तो नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए लैप्स क्यों नहीं आएगा सर? लैप्स, डिजाइन लैप्स हो गया ना, खत्म हो होता गया। है ना मैडम, डिजाइन लैप्स आता है ना, मगर जब तक आप रिस्टोर करवा सकते हैं वो 1 बरस का पीरियड लेने के बाद आप उसको लैप्स बोलेंगे। तो 1 बरस तक शायद सीज टू हैव इफेक्ट करके आता होगा। जी और फिर वो जी। 12th ईयर से वो लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो गया अगर हमने फॉर्म नंबर 4 नहीं फाइल किया तो विद इन 11th ईयर। वो तो बाय डिफॉल्ट ही बात है, अगर आपने एक्सटेंशन नहीं लिया है तभी वो लैप्स होगा, वरना क्यों लैप्स होगा? श्रद्धा मैडम, क्या आपको सेक्शन 13 याद है? सर डिजाइन। नहीं, ये मैंने नहीं। स्मिता 13, मैडम 14, 15 सेक्शन 13 सर। क्या बात करता है सेक्शन 13?
स्मिता मैम। सर सेक्शन 13 ये बताता है कि अगर हमारा कोई भी जो डिज़ाइन है उसके बिफोर फाइनल अप्रूवल अनइंटेंशनल या अनड्यू डिले नहीं होना चाहिए, मतलब वो बताना चाहिए हमें। परफेक्ट। यहाँ पर भी प्रोसेस की बात हो रही है, प्रोसीजर ऑफ रिस्टोरेशन की। क्या यस। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन होगा, क्या कंट्रोलर फॉर्म नंबर 4 को रिफ्यूज कर सकते हैं? नहीं सर। कर सकते हैं मैडम, वही दो रीजन से, अनड्यू डिले एंड अनइंटेंशनल। अगर कंट्रोलर ने ये दोनों रीजन से रिफ्यूज कर दिया तो आपको रिक्वेस्ट कब तक फाइल करनी है हियरिंग की? विद इन 1 मंथ। 1 मंथ। चलो हियरिंग के बाद कंट्रोलर एग्री कर गए कि हाँ आपने जो बात कही थी वो सही है, अनइंटेंशनल है और अनड्यू डिले है, और कंट्रोलर एग्री कर गए कि आपको रिस्टोरेशन करना चाहिए, तो आपको जो अनपेड एक्सटेंशन फीस है प्लस एडिशनल फीस कब तक पे करनी है? सर वो याद नहीं है। विद इन 1 मंथ फ्रॉम कंट्रोलर्स ऑर्डर। कहां पर मेंशन है ये? रूल नंबर 25 में। एडिशनल फीस कितनी लगेगी मैडम? सर फीस एडिशनल पेनल्टी, जैसे पेटेंट में 4800 था, डिजाइन में एडिशनल फीस कितनी है? 1000 रुपीज। ये एडिशनल है, यानी पहले तो हमने फॉर्म 4 के 1000 दिए, फिर हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, फिर हमने फॉर्म नंबर 3 के 2000 वापिस पे किए, जो एक्सटेंशन फीस हमने नहीं पे की थी वो, उसके ऊपर 1000 रुपीज हमें एडिशनल पेमेंट देना पड़ रहा है, तब जाके ये रिस्टोर होता है। और रिस्टोरेशन के बाद उसका रिस्टोरेशन की एडवर्टाइजमेंट होती है। क्या होती है यहाँ पर? एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पर लैप्स पीरियड कहां से कहां तक होता है? सीज टू हैव इफेक्ट से उस एडवर्टाइजमेंट की डेट तक। यहाँ पर फॉर्म नंबर 4 का पब्लिकेशन नहीं होता है, यहाँ पर कोई ओपोजिशन नहीं होता है। डिजाइन में और पेटेंट में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस समझ में आया स्मिता मैम? यस सर। परफेक्ट। मैडम आप कोई रूम में बैठ के या क्या बात कर रहे हैं क्या? ऐसा रूम एकदम खाली खाली टाइल्स वाला रूम है, ऐसा कुछ है क्या? यस यस यस। बहुत प्रिटी आवाज आ रही है मैडम, बहुत मीन्स क्या कहूँ मैं आपको, सुनने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे ही यस सर बोल रहे, ऐसा लग रहा है वो प्रोफेशनली वो टीडी टॉक्स में जो लोग बोलते हैं ना, वैसा कुछ साउंड आ रहा है। यस प्रप्रीत मैडम, आपकी क्वेरी। सर इसमें जो हेयरिंग की रिक्वेस्ट डाली है विद इन 1 मंथ, इसके लिए भी कुछ फॉर्म है क्या? इसका कोई फॉर्म नहीं है मैडम। आई थिंक इसको डायरेक्टली हमें कंट्रोलर को रिक्वेस्ट ही करना होता है फॉर दैट पर्पस। हियरिंग में मिसलेनियस फॉर्म लिखिएगा, मिसलेनियस फॉर्म है। हाँ ठीक है जी। सर। फॉर्मल रिक्वेस्ट आपने बताया था। परफेक्ट ठीक है मैडम। सर, थैंक यू। यस शीतल मैडम, आपकी क्वेरी। सर यहाँ पर आपने बोला नो ऑपोजिशन मतलब यहाँ पर क्यों आ? यहाँ पर नहीं होता है, डिजाइन में ओपोजिशन नहीं आता है। पे था, डिजाइन नहीं होता है। पेटेंट में जैसे फॉर्म नंबर 15 का पब्लिकेशन था, डिजाइन में फॉर्म नंबर 4 का पब्लिकेशन नहीं है। मैंने कंपैरिजन बताया आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर ऑफ डिजाइन रिस्टोरेशन एंड पेटेंट रिस्टोरेशन, ताकि आपको याद रहे चीजें अच्छी तरीके से, लैप्स पीरियड भी समझ में आए और साथ में प्रोसीजर का डिफरेंस भी याद रहे, इसीलिए मैंने बताया, इसी पर्पज से, नथिंग एल्स। यस प्रप्रीत मैडम, आपकी क्वेरी। नहीं सर, वो मेरा ऐसे ही रह गया गलती से हाथ। कोई बात नहीं मैडम। और अब लास्ट एक सेक्शन है। पूषा माधुरी मैडम आ चुके हैं। माधुरी मैडम अभी घर पे पहुंचे हैं, शायद 10 बजे या 10:30 बजे वो घर पे पहुंचे हैं और डायरेक्टली घर से वापस सेशन ज्वाइन कर लिए हैं। मैडम सेक्शन नंबर 14 बताइए, क्या कहना चाहता है डिजाइन का? डिजाइन का 14 सर। लैप्स पीरियड में राइट्स क्या होते हैं डिजाइन के प्रोप्राइटर के पास? क्या लैप्स पीरियड में किसी भी पर्सन ने यूज किया है डिजाइन का या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना दिया है उस डिजाइन आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए,
तो यूज किया है, तो क्या आपके पास जब डिजाइन रिस्टोर होगी तो क्या आप उस पे इंफ्रिंजमेंट सूट कर सकते हैं, पायरेसी सूट कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं याद है, यानी आपको पता ही नहीं है कि लैप्स पीरियड क्या होता है। मैडम लैप्स पीरियड क्या होता है? पता है सर, लास्ट पीरियड पता है। तो बताइए क्या होता है लैप्स पीरियड? टर्मिनोलॉजी मेरा मुझे प्रॉब्लम है अब सर, टर्मिनोलॉजी थोड़ा। कोई बात नहीं मैडम, तो आंसर दीजिए कि क्या लैप्स पीरियड में अगर कोई भी थर्ड पर्सन उसे यूज करता है, तो जब लैप्स पीरियड खत्म हो जाता है तो उस लैप्स पीरियड के अंदर यूज जिसने किया है उस पे क्या इंफ्रिंजमेंट सूट हो सकता है? नहीं हो सकता सर। ओके, अगर उसने कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर दिया है तो रिस्टोर होने के बाद क्या करना होगा? तो वो इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आता सर, और उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता। परफेक्ट मैडम, तो यही दोनों बातें लिखी है सेक्शन नंबर 14 में कि डिजाइन के लैप्स पीरियड में डिजाइन के प्रोप्राइटर के पास कोई राइट्स नहीं रहते हैं। अगर किसी भी पर्सन ने लैप्स पीरियड में डिजाइन नहीं को रहते। बनाया है, यूज किया है, तो उस पे इंफ्रिंजमेंट सूट नहीं होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा उसे। और अगर किसी ने होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना लिया है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उसे कंपेंसेट करना पड़ेगा। इट इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन नंबर 62 ऑफ द पेटेंट एक्ट। हाँ, अगर सेक्शन नंबर 11 से हम याद करें ये चीजों को, तो सेक्शन नंबर 12 से याद कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 12 इज सिमिलर टू सेक्शन नंबर 60 ऑफ द पेटेंट एक्ट। सेक्शन नंबर 13 ये है सिमिलर टू सेक्शन नंबर 61 ऑफ द पेटेंट एक्ट, और सेक्शन नंबर 14 इट्स सिमिलर टू 62 ऑफ द पेटेंट एक्ट। तो हाँ, आज मुझे किसी ने कहा था, शीतल मैडम ने कहा था आज सुबह सुबह, शीतल मैडम मैंने सारे सेक्शंस के छोटे छोटे जो रिकॉर्डिंग्स है यहाँ पर एक साथ में एक्यूमुलेट कर दिए हैं, करेक्ट? तो इस बार के लिए सारे सेक्शन के ये छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स यहाँ से आप देख सकते हैं। आज का सेशन 35 से लेके 62 तक एंड 11 से लेके 15 डिजाइन एक्ट तक, यही सेशन काफी है पूरा समराइज करने के लिए। सभी लोग कन्विंस है ये बात से? यस सर। परफेक्ट। अभी हम एंड करते हैं इस सेशन को। एग्जामिनेशन की डेट है 30th ऑफ अगस्त, संडे, सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक एंड दोपहर को 2 बजे से लेके 5 बजे तक। कल शाम तक आपको पेपर मिल जाएंगे, परसों तक आप उसे प्रिंट करवा लीजिएगा। कल कोई सेशन नहीं है, फ्राइडे को कोई सेशन नहीं है, सैटरडे को भी कोप अप सेशन इस बार नहीं है। संडे को डायरेक्टली एग्जामिनेशन के 2+3 5 आवर का सेशन है। तो बी प्रिपेयर फॉर इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। हैप्पी रक्षाबंधन। हैव अ नाइस डे। सेक्शन 15 तो रहेगा सर। हाँ जी, 15 सेक्शन 15 सेक्शन 15। अरे बाप रे, हे भगवान, मैं भी बहुत फॉर्म में चला गया क्या? हाँ, फॉर्म में चले गए आप सर। मैं भी इंसान हूँ सर। चलिए सेक्शन 15 अब हम रिक्वेस्ट करेंगे। संडे को है एग्जाम, 30th को, 31st नहीं 30th को, अगर मैंने बोल दिया इस तरीके से। विवेक सर, सेक्शन 15 किसके बारे में? विवेक सर चलेगा क्या? हाँ जी, विवेक सर चलेगा। ओके, दीपक सर आप ही बता दीजिए सेक्शन 15 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 15 बात करता है रिक्वायरमेंट बिफोर डिलीवरी ऑन सेल्स, यानी फर्स्ट टू फाइल देन सेल्स, ये आपने बताया था। सेक्शन 15 के अंदर में ये है कि इसकी मेन रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन स्पेसिमेन अगर मांगता है कंट्रोलर तो आपको सबमिट करना पड़ेगा, और वो प्रॉपरली यानी आर्टिकल प्रॉपरली मार्क होना चाहिए, दिखाए कि ये पहला तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है सर, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर डिजाइन रजिस्टर होने के बाद भी क्या कंट्रोलर और भी रिप्रेजेंटेशन मांग सकता है? मांग सकता है सर, मांग सकता हाँ, है। अगर नहीं दिया तो? नहीं दिया तो फिर कंट्रोलर आपको पहले तो नोटिस ही देगा प्रोपराइटर को, उसके बाद में अगर आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की तो कंट्रोलर जो है वो प्रोपराइटर का नाम जो है रजिस्टर से इरेज कर देगा, निकाल देगा। ये पहला क्लोज था 15 का। और दूसरी जो बात, कॉपीराइट्स है, जो डिजाइन जो हाँ, कॉपीराइट्स है वो आपका सीज हो जाएगा, एक्चुअली लेप्स हो जाएगा। ओके,
सीज टू इफेक्ट हो जाएगा, नॉट लेफ्ट, सीज हो जाएगा, सही हाँ बात है सीज हो जाएगा जी। जी। और जो अब रूल नंबर कौन सा एप्लीकेबल है यहाँ पर? रूल नंबर 26 है सर। परफेक्ट। रूल नंबर 26 क्या कहता है कि आपको डिजाइन के प्रोडक्ट पे क्या क्या चीजें लिखनी होती है? उस पे आपका प्रिस्क्राइब मार्क है, वर्ड्स है, फिगर है, ये इंडिकेट करना पड़ेगा आपको कि ये नहीं, लिखेंगे। तो क्या प्रिस्क्राइब्ड वर्ड है वो? एग्जैक्टली प्रिस्क्राइब्ड वर्ड कहिए। उसके अंदर में प्रिस्क्राइब वर्ड्स जो आपने कल बताया था, एक तो वही है RDG, वो रजिस्टर्ड आरडी, रजिस्टर्ड REGD और रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड, ये तीनों में से एक REGD होना और RD, चाहिए। यस ये रूल हाँ, 26 और में साथ मेंशन है। में, और साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर सर, डिजाइन नंबर, रजिस्ट्रेशन डिजाइन नंबर सर। नंबर। रुकिएगा, एप्लीकेशन नंबर नहीं, डिजाइन सर्टिफिकेट नंबर। डिजाइन हाँ, सर्टिफिकेट नंबर, यस एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है, डिजाइन रजिस्टर्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर। अगर वो गलती हुई है मेरे से तो उसको करेक्ट कीजिएगा, डिजाइन सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए। नहीं नहीं सर, ओके आपने वही बोला था, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने गलत बोला। ओके। कैन वी कॉल इट एज रजिस्ट्रेशन नंबर? नो, ओके, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर बोल के सर्टिफिकेट नंबर, क्योंकि सर रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ डिजाइन सर, सर्टिफिकेट अब नंबर। देखिए ये डिजाइन सर्टिफिकेट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा सर, वो बात सही है। एप्लीकेशन नंबर नहीं होगा, इन शॉर्ट वो सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों कह सकते हैं उसे सर, सही है सर आप। Because yesterday I wrote it as registration number. Okay. अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर चलेगा सर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब होता है जब डिजाइन रजिस्टर्ड होती है तब, Yes. यानी वो Okay. सर्टिफिकेट का ही नंबर होता है। ओके। Got it. सर डिजाइन, अगर डिजाइन नंबर भी तो बोल सकते हैं ना? डिजाइन नंबर नहीं बोल सकते मैडम, डिजाइन नंबर यानी एप्लीकेशन नंबर होता है वो, ओके। इसीलिए नहीं बोला जा सकता है, उसमें क्लैरिटी नहीं मिलती है। बाद में आता है सर दीपक सर, आपसे क्वेश्चन जी। कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो एग्जेम्पशन है, जहां पर आप मार्किंग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, वो क्या यानी है? ये कि वो प्रॉपराइटर को एक तो एग्जाम्पशंस, ये एक्सेप्शन में ये है कि प्रॉपराइटर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर स्टेप्स हैं वो किए गए हैं, फुलफिल किए गए हैं। और दूसरा है कि इन्फ्रिंजर को पता है, यानी ये उस कंडीशन के अंदर में है कि इन्फ्रिंजर को पता है फिर भी वो नोटिस देने के बावजूद भी इन्फ्रिंज कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर में जो जनरली जो कोई रिकवरी और पेनल्टी या डैमेजेस की इन्फ्रिंजमेंट में नहीं होती, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर में वो ले सकता है। प्रोडक्ट कौन कौन से ऐसे कि जिसमें आप अगर मार्किंग ना भी करें तो चलेगा? वून टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, चारकोल, प्रिंटेड टेक्सटाइल या वूवन हाँ आइटम्स, टेक्सटाइल गुड्स है एक्सेप्ट जिसमें प्रिंटेड और वुमन, और एक्सेप्शन में जो हैंडकरचीफ को हाँ, एक्सेप्शन में रखा और हुआ है। दूसरा चारकोल्ड डस्ट प्रोडक्ट आर्टिकल्स, यस, क्योंकि वो हाँ ब्रिटिल होते हैं और इस वजह से उसको भी बाहर रखा गया है, और ये जी। इंडिविजुअल या सिंगली पीस में नहीं बेचे जा सकते, दैट्स व्हाई दे आर एग्जेम्प्टेड। अच्छा सर, ये मार्किंग करने से मीन्स क्या फर्क पड़ेगा सर? मार्किंग नहीं की तो क्या फर्क पड़ेगा, और करने से क्या क्लेम कर सकते हैं आप? नहीं, मार्किंग करने से ये है कि एक तो कि जो इन्फ्रिंजर है उसको पता होगा कि ये किसका है, डिजाइन है। और अगर मार्किंग नहीं है तो जो इन्फ्रिंजर है उसको नहीं पता लग पाएगा। लेकिन इसमें भी ये है कि अगर मान के चलिए कि उसको पता है और आपने उसको बताया, मतलब उसको पता होने के बाद में भी अगर वो ऐसा कर रहा है, तो उस कंडीशंस में फिर जो पेनल्टी या डैमेजेस के लिए, इन्फ्रिंजमेंट के लिए या रिकवरी के लिए जा सकते हैं। सर देखिए, इसमें डैमेजेस नहीं मिलेंगे, अगर हाँ वो मार्किंग डैमेजेस, नहीं की गई है तो डैमेजेस क्लेम नहीं हाँ होंगे। क्या मगर उसका मार्किंग, डिजाइन चला जाएगा? अगर मार्किंग नहीं है तो डिजाइन इनवैलिड हो जाएगा या डिजाइन लैप्स हो जाएगा? नहीं हाँ अगर फेलियर टू नहीं, मार्क है कि अगर उसने मार्क नहीं किया है तो रिकवरी या फॉर पेनल्टी या डैमेजेस तो इन्फ्रिंजमेंट के लिए नहीं, वो नहीं ले सकता। हाँ बट इसमें भी एक्सेप्शन है ना सर, उसके अंदर में भी कि हाँ भाई अगर मान के चलिए कि प्रॉपराइटर ने प्रूव कर दिया कि उसने प्रॉपर स्टेप्स लिए थे, उसने बताया था और इंश्योर किया था कि हाँ सर, मार्किंग हाँ की सर, मिट गई वो किसी दोनों वजह से। चीज वो हाँ, दोनों चीज प्रोप्राइटर ने नहीं की है तो? अगर प्रॉपराइटर ने नहीं की है तो उसको फिर पेनल्टी या डैमेजेस इन्फ्रिंजमेंट के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, बट क्या वो इंजंक्शन ले सकता है? इंजेक्शन ले सकता है, इंजेक्शन ले सकता है, जी, क्योंकि इंजेक्शन तो वो जो बताया था ना अपना, क्या नाम है, सिविल सूट फाइल करके भी ले सकता है, क्योंकि परफेक्ट। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर।
हाँ, तो इंजेक्शन ले सकता है पर डैमेजेस हाँ क्लेम जी, नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते। और डिजाइन क्या इनवैलिड हो जाएगी अगर मार्किंग नहीं की है तो? नहीं, नहीं, ये बात का ख्याल रखिएगा। और अगर किसी और प्रोडक्ट के लिए हमें ये मार्किंग का रूल चेंज करवाना है तो तो हम सेंट्रल किसके पास गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे? गवर्नमेंट सेंट्रल को, गवर्नमेंट सेंट्रल को गवर्नमेंट रिक्वेस्ट के करेंगे, पास। यस, मॉडिफाई करने के लिए, या फिर कोई दूसरी आपको पता है कि भाई बहुत छोटा है आर्टिकल से उस पर नहीं हो सकता, तो उसमें आप परमिशन ले सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लिख सकते हैं, फिर वो आपके जुडिशियल ऑफिस के थ्रू डीपीआईटी का जो उसका उसके थ्रू वो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करा सकते हैं उसको। परफेक्ट, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। तो बस यही था 11 से 15 तक का सफर डिजाइन एक्ट का, और सेक्शन नंबर 35 से 62 तक का सफर। बहुत ही कम क्वेश्चन है जो मैंने पेपर में रखे हैं प्रीवियस सेक्शन से। तो मैंने ज्यादातर सेक्शंस जो यही है 35 से 62 एंड 11 से 15, ज्यादा क्वेश्चंस 95% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस सेक्शंस, ओनली 5% ऑफ द सेक्शंस आर फ्रॉम द अदर सेक्शंस एज वेल। तो बस इसी के साथ इसको एंड करते हैं। इस पे ही फोकस ज्यादा कीजिएगा, जो नया सिलेबस चला है उस पे। आगे जाके हम उसको मर्ज कर लेंगे, करेक्ट, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तब। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। संडे को एग्जामिनेशन है, बी प्रिपेयर फॉर इट। और अगर नहीं भी हुए हैं तो एग्जाम अटेम्प्ट कीजिए। मुझे लगता है कि इस बार डिस्कशन बहुत ही अच्छा हुआ है। पता नहीं, मुझे ये इंस्टिंक्ट आ रही है कि सभी का, भले ही आपको ऐसा लग रहा हो, नर्वसनेस हो या ऐसा लग रहा हो, बट चलो ठीक है, एक बार एग्जाम दे के तो देखती हूँ, हो नहीं जाएगा सर, आपका काम। डिस्कशन बहुत अच्छा, और आपने ना बहुत ज्यादा पढ़ाया, तो हमको क्या है, ज्यादा पढ़ने की वजह से भी कई बार दिमाग में कंफ्यूजन सा रहता है। बट हाँ, इतना पता, हम क्वेश्चन देखेंगे तो हम लिख देंगे उसको, इतना है हाँ, कि उसे हम याद रिकॉल हो जाएगा, रिकॉल ये होगा। रिकॉल हो जाएगा कि क्योंकि आपने ना कुछ भी नहीं छोड़ा रूल। जैसे अभी मेरे को, जैसे आपने 60 बोला, मेरे को रूल याद आए, लेकिन मेरे को ये पता है कि अगर मैं देखूंगा, इंटरप्रिटेशन करूंगा, तो मेरे को याद आ जाएगा उस टाइम पे। 100%, क्योंकि 100%। क्योंकि तो आपने यही ना सब बेनिफिट है, कुछ ए टू जेड विद रूल कवर हुआ है। इंटरप्रिटेशन करके सर, बताया है, तो दीपक सर, आप एक और बात उनकी भूल रहे हैं, जयवीर शाह सर की, कि उन्होंने कहा है एग्जाम से पहले प्रॉपर आप सो जाइए, रात को 11 बजे से सो के सुबह नहीं तो रूल और सेक्शन मिक्स करेंगे आप। मैडम नहीं ये नहीं, मैं बात तो ऐसी है ना कि मैं खुद बोलता हूँ मगर मैं खुद नहीं कर पाता हूँ ये चीज। ये अपनी बात है, मगर है। नहीं नहीं, वो आपकी कौन नहीं सा नहीं, बात सही आपका, है वो मेरी मुझे तरह। ना लास्ट वो टाइम word- मैं दीपक सर मैडम, के वो आपकी क्लिप्स, मैं दो परमिशन लेना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। पहला बोले तो ये परमिशन कि ये जो रिकॉर्डिंग है, आज की जो रिकॉर्डिंग है, क्या मैं वो अपने जो मैंने ये रिवीजन वाला शो बनाया है उसके अंदर डालूं हाँ पब्लिक हाँ डोमेन हाँ में? हाँ सर, नंबर हाँ डालिए सर, वन। डाल डालिए। दीजिए, डालिए सर। किसी जरूर को से अगर जरूर। ऑब्जेक्शन है तो मुझे नो सर, प्लीज पिंच नहीं कर क्यों, दीजिएगा नहीं सर, मैसेज में। अगर ये नहीं एक क्यों, का भी हमें ऑब्जेक्शन हुआ तो नहीं डालेंगे। नो हमने सर। ही तो बोला है आपको डालने के लिए। सर। सभी का हम ही नहीं आपको होता कह रहे हैं है, कि भैया सभी डालो और सभी नहीं, डालो। सभी नहीं होता है। सर, हम तो चाह रहे हैं कि आप सेकंडली, और भी करिए, जो और भी। आपने वो बीच में, जिसमें बीच में आपने एक ना छोटा सा वो बोला था, वो जो पर्सन कैसे होने चाहिए पढ़ाई करने वाले पर्सन, खाना कम हम्म, है, सोना हाँ कम है या हाँ हाँ समथिंग हाँ, लाइक, वो हाँ बहुत ही दीपक अच्छा वो लगा दीपक भी था सर ने मुझे। डालिए, बहुत वो भी पूरी तरह डालिए। से याद, दीपक सर वो हाँ, वो इम्पोर्टेंट था, है। काकचेष्टा वकोन ध्यानम तो स्वानिंद्र तथेव च अल्पारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। सर ये ये दीपक स्टार्टिंग, दीपक सर का प्रमोशन हो रहा है सर। हाँ हाँ सर, सर सही, मतलब सही चीजें, सही वो चीजें प्रमोट होनी चाहिए। यस सर, आई एग्री ऑन दैट। ये स्टार्टिंग में रखने के बाद सर, और बाकी का पूरा वीडियो डाल दीजिए आप। या जी यस सर। मैडम, चलिए। तो इसी को स्टार्टिंग में रखेंगे, ये जो सर ने अभी बोला। सर धीरे धीरे से बोल दीजिए ना एक बार। उसमें सर ये ये है कि काक चेष्टा यानी कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, चतुराई होनी चाहिए। वकोना ध्यानम, जो बगुला होता है उसका जैसा ध्यान होना चाहिए। अ, स्वान निंद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ता होता है ना कि आप परावर में से निकल जाओ तो एकदम उठ खड़ा होता है। तथेव च, और हम्म अल्पहारी यानी कम भोजन करने वाला। गृह त्यागी मतलब अगर आपके यहाँ पे कोई रिश्तेदार है या इस तरह की सिचुएशन है तो आप वहाँ छोड़ दीजिए उस जगह को, मतलब आपको छोड़ देना है, गृह हम्म त्यागी। और अगर पढ़ाई लिखाई के लिए छोड़ना पड़े, पढ़ाई लिखाई बाहर जाना पड़े, तो भी आपको छोड़ देना है। गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण यानी विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो ये एक तरीके से डेफिनेशन है विद्यार्थी की, कि काक चेष्टा वकोना ये दानम कहाँ पर है स्वानिंद्र। सर ये डेफिनेशन? ये जो एक्चुअली मैं जब 6th में था तो हमारी किताब में हमको हमारे टीचर्स पढ़ाते थे, एक्चुअली उस टाइम से याद है मेरे को। परफेक्ट। तो अभी तो पता संस्कृत नहीं वो की कहाँ पे इसका किताब रेफरेंस में मिलेगा, 6th बट स्टैंडर्ड से। हाँ हाँ जी, अरे सर, ये बात बाकी है का कि रेफरेंस दुनिया ढूंढ लेगी, अब हम इसी को
आगे बढ़ाएंगे और इसी सेक्शन को वो शो के अंदर मैं डाल दूंगा, वहां से आपको पब्लिक डोमेन में से ही लिंक भेजूंगा। ओके, तो मिलते हैं संडे को। अगर कोई भी बीच में काम हो तो मुझे पिंग कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, हैप्पी रक्षाबंधन। जय हिंद जय हिंद सर, सर, स्टे हैप्पी ट्यून्ड फॉर रक्षाबंधन। द एग्जामिनेशन। Thank you. Good night. गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट। सर।